दोस्तों गूगल में काम करते हुए कोई ऐसा 6.5 एकड़ का एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्राकृतिक फार्म बना सकता है, मैंने ये नहीं सोचा था। आज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है काफ़ी यूनिक था, काफ़ी इंस्पायरिंग था और यदि ये वीडियो आप अंत तक देखें तो आप भी मेरे साथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आज हमें तमिलनाडु में जहां हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक फुल्ली इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्म बना सकते हैं और हमारे साथ हैं दो खास लोग। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक पद्मनाभन है। मैं गूगल में काम करता हूं और उसके अलावा यश फार्म सेंटर फॉर सस्टेनेबल लिविंग को को-फाउंड किया हूं मेरे बीवी के साथ। नमस्ते, ನಾನು ನೇಸರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನೇಸರ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी फाउंडर। आज के वीडियो में आप 3 चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहला कि कैसे आप एक सेल्फ सस्टेनिंग फुल्ली इंटीग्रेटेड नेचुरल फार्म बना सकते हैं, कमर्शियल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है, और तीसरा और सबसे ज़रूरी कैसे यहाँ के किसान एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर अपने आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं। तो यदि आप एक शहर में रहते हैं और आप एक फार्मिंग लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, या फिर आप एक किसान हैं जो जानना चाहते हैं प्राकृतिक खेती कैसे होता है, एक प्राकृतिक फार्म को मैं कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा था, लेकिन आज बात सिर्फ थ्योरी की नहीं है। आज हम एक सक्सेसफुल नेचुरल फार्म का ग्राउंड लेवल टूर करने वाले हैं और देखेंगे वो 14 की कंपोनेंट जो मिलकर एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर नेचुरल फार्मिंग सिस्टम को बनाते हैं। पहले जब आप खेत ले लेते हैं ना, फर्स्ट थिंग आप करते हैं वाटर बॉडी कहाँ है। पानी के बिना खेती नहीं कर सकते। नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ वाटर। सो हमको क्या हुआ, ये 6.5 एकर्स फार्म में दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ खड़े हैं। हमका गुड लक क्या हुआ कि हमको ये हाईएस्ट पॉइंट में वाटर मिल गया। सो द बोरवेल यहीं पे है। अच्छा, यहीं पे बोरवेल है, बोरवेल पॉइंट यहाँ पे है। सो हमको 300 फीट में पानी मिल गया। अच्छा, बहुत अच्छा। जस्ट 300 फीट में पाल गया। ये क्यों है कि वाटर टेबल बहुत बड़ा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट साइड में फॉरेस्ट है, साउथ साइड में जंगल है, और नॉर्थ साइड में हमारा पड़ोसी का खेत है। साउथ में तो आपने देखा जो रोड से आया है ना, वो है, रोड के बाद फिर जंगल है। सो ये जंगली इलाका है, वहाँ पे हम खेती कर रहे हैं। सो यहाँ पे वाटर टेबल बहुत बढ़िया है, इसीलिए 300 फीट में वो हमको पानी मिल गया। समझ गया। सबसे पहले देखो कि पानी कौन से लेवल पे है, कहाँ पे है। सो उसके मुताबिक से हमको पता चल गया कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट में पानी मिल गया। सो हम इमीडिएटली एक स्टोरेज पॉइंट बना दिया। एक स्टोरेज पॉइंट यहाँ है, यहाँ से वाटर पंप करके यहाँ सम्प टैंक बना दिया। वो हमारा बेसिक नीड्स के लिए पानी आ गया। और यहाँ पे भी ये दिख रहा है ना आपको, एक एम्फी थिएटर दिख रहा है और एक कम्युनिटी किचन है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पे पानी मिल गया, एक टैंक बना दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमको रहने के लिए सेफ जगह है। जब बहुत बारिश वीरिश आएगा तो फ्लडिंग नहीं होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। इसीलिए हमने एक एम्फी थिएटर बनाया है। ये एम्फी थिएटर ये नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया है। ये जो वॉल दिख रहा है वो सब पत्थर, यहाँ वहाँ पत्थर से बनाया है। नेचुरल फार्म मतलब हर चीज़ ऑलमोस्ट नेचुरल है, कोई सीमेंट नहीं है, पत्थर है। ये आपका कौन सा मटेरियल है? ये स्ट्रॉ है। अच्छा। उसको ये यहाँ पे सब लेक्स रहता है ना, तालाब के किनारे में उगता है। हाँ। उसको हार्वेस्ट करके हमने किया है। ये अंदर जो है एक कोकोनट लीव्स है। हाँ। गरी बोलते हैं कन्नड़ा में। सो कोकोनट लीव्स के ऊपर डाला है। सो सब लोकली मिलता है, आसपास खेतों में किसानों से ले लेते हैं। और ये बैम्बू है ना, ये बैम्बू हमने ऑक्शन में लिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। ऑक्शन में लेके वो हार्वेस्ट करके उसको ट्रीट करके उसको बनाया। समझ गया। सो ये नेचुरली बिल्ट है। तो नेचुरल फार्मिंग का ये मतलब नहीं कि केवल केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज़ नहीं कर रहे हो। जो भी चीज़ आप यहाँ देख रहे हो, हाँ, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो ये हो, सारी चीज़ नेचुरली बने। तो सर यहाँ पे अलग अलग पौधे दिख रहे हैं मुझे। अब इसका पर्पस क्या है? ये आप इनकम के लिए लगा रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए लगा रहे हो, या लैंडस्केप के लिए लगा रहे हो? मतलब व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस? तो लॉजिक ये है कि इनकम प्राइमरी लॉजिक है, लैंडस्केप भी हो जाता है। ये क्या है वैसे? ये मलय दूम्बिया, ये इसे प्लाईवुड बनाते हैं। इट्स अ फॉरेस्ट वेराइटी। और ये महोगनी है। अच्छा, अफ्रीकन महोगनी, इसमें भी इनकम आता है। ये अरकानट है, ये कैश क्रॉप है, सुपारी। और यहाँ पे यू हैव एलोवेरा, उसमें भी वी मेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। स्किन दिस थिंग वी डू, उसमें ये बनाते हैं। और ये टीक है,
बट ये इस क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, ये बॉर्डर क्रॉप्स हैं क्या है इसको बेसिकली ये बॉर्डर क्रॉप्स है, बेसिकली टू हेल्प यू विद सॉइल, मेकिंग श्योर दैट सॉइल इरोजन डजंट हैपन, मॉइस्चर इज देयर, एंड वी वांट टू ये जगह जो है एम्फी थिएटर के आसपास की जगह में एक स्क्वायर इंच का भी जगह नहीं छोड़ना है, सब इस्तेमाल करना है। एक एक दो पेड़ लगा के क्या ही बेनिफिट मिलेगा सर, मतलब एलोवेरा का एक पेड़? हाँ नहीं, एलोवेरा नहीं, हम तो 300 डाला है, बट एक ही जगह में नहीं डाला, अलग अलग जगह में डाला। We are planted 350 aloe vera. सो ये बनाना ना, हमको ये गिनने से भी हमको मिलेगा 300 बनाना मिलेगा। अरका नेट 400 डाले हैं, टीक 400 डाले हैं। हम यहाँ पे 6.5 एकर्स में हम 2000 या 3000 पौधे डाले हैं, बट डिस्ट्रीब्यूट करके, एक ही जगह नहीं डालते। बट फिर जब मैं हार्वेस्ट करने जाऊँ या निकालने जाऊँ, वो तो ठीक है यार, इतना ये मुश्किल भी नहीं होता, बिकॉज उसको बेनिफिट जो है ऑफ मेकिंग श्योर सब जगह का न्यूट्रिशन वैल्यू होता है या सॉइल फर्टिलिटी होता है, वर्सेस स्पेंडिंग सम मोर मनी ऑन लेबर इज़ ओके। बिकॉज मोनोक्रॉप में वही होता है ना, एक ही जगह करने से डाइवर्सिटी नहीं होता है, because one plant gets has an issue, it will spread to other plants, disease spreads to the other plants, and then diversity is important, diversity बहुत important है nature में। तो आप कह रहे हो कि so natural करते हैं ना, natural तो natural करना है ना, natural को unnatural कैसे करते हैं? natural nature में क्या होता है, सब एक ही तरह होता है क्या? हम आपस में अंतर होता है ना, वैसे नेचुरल फार्मिंग में सब हैज़ टू, यहाँ यह होना है, वहाँ होना है, सब इट हैज़ टू बी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को ही नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। इसमें कोई कॉम्बिनेशन आप देख के लगाएं, जैसे यहाँ एलोवेरा है, यहाँ पे वो टीक प्रश्न है। किया, वो 5 लेयर फार्मिंग में किया है। बेसिकली कैनपी ऑफ वन शुड नॉट सुपरसीड ऑफ दिस थिंग, सनलाइट देखना है, सबको सनलाइट मिलना है। सो वो डिस्टेंसिंग जो बोलते हैं ना, एक ट्री का वो ट्री, वो सनलाइट वो दूसरे पौधे पे नहीं मिलना है, आई मीन वो शेड नहीं पड़ना है। जब तक सनलाइट मिलेगा ना, सब एवरीथिंग विल थ्राइव। समझ गया, तो इसलिए एलोवेरा छोटा है, फिर टीक लंबा। यहाँ पे और एक पेड़ डालने से वो क्या हो जाता है, मे बी दैट शेड विल फॉल ऑन दैट टू मच, तो वो नहीं आएगा, वो है। एंड दूसरा, जब पेड़ सी वेरियस स्टेजेस, जब पेड़ इतना होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, जब बड़ा हो जाता है अलग होता है। सो यहाँ पे तो ये आपको टीक दिख रहा है ना, मुझे टीक के अलावा और कुछ दिख रहा है, उसमें पेपर दिखेगा 2-3 साल के बाद। अच्छा, पेपर आएगा, इट्स अ वाइन, वो ऊपर जाएगा, उसमें इनकम आएगा। बहुत शेड हो गया तो यहाँ सब बहुत पेड़ आ गया, शेड हो गया, कार्डमम डालेंगे, कार्डमम से इनकम मिलेगा। सो ऐसा, सो बेसिकली ये क्या हो जाता है ना, ये फॉरेस्ट जैसा। नेचुरल फार्मिंग इज़ नथिंग बट जंगल। जंगल में आप जाते हो, डाइवर्सिटी होता है ना, फार्मिंग में भी वैसे। फॉरेस्ट जो हम कहते हैं। हाँ। सो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, केला का पेड़ है, हमने अलग अलग पेड़ देखा, बट साथ साथ मधुमक्खी, बी कीपिंग जो हम कहते हैं इंग्लिश में, वो यहाँ कर रहे हैं ताकि पॉलिनेशन बेहतर हो। ये समझा सकते हैं सर, इससे क्या बेनिफिट्स देखा है आपने? Okay, each farm we have to be beekeeping must because of pollination. Your 60% crop will increase in the area. 2-kilometer radius will go and pollination will be taking. All crops you can see without beekeeping plat and beekeeping plat, you can see it, more yield will come. This is also secondary subsidiary income for farmers. This is Apis indica. अच्छा, एपिस इंडिका भी Apis variety है। indica, this varieties. ये See, काटेंगे नहीं ना the सर? 3 type of bees are there. दिस डजंट बाइट, ये काटता नहीं है, Yeah, काटता है karta. बट वो नहीं होता है। Yeah. See, 3 types of bees. One is drones, queen bee, only one, worker bees. क्वीन Honey- बी किधर है? I'm seeing that one. Yeah, little bit bigger and all. Don't shake it in your hand. आप स्टिल रहिए। मैं स्टिल ही हूँ सर। Stinging. हाँ, अभी तक आज तक नहीं काटा है अभी मुझे। See, larva, pupa, egg. कैमरा में दिख रहा है? आई टुक अ क्लोजर। क्वीन भी नहीं दिख रहा है बट I'm taking that one. तो ये बी को आप कब खुला छोड़ते हैं, कब बंद रखते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं? सो हमेशा ये बंद ही रहता है, उसको सनलाइट और एक्सेसिव रेन से प्रोटेक्ट करना है, बाकी वो खुद देख लेता है। पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन वो अब जाके वो फ्रूट्स में जाके, वो फ्लावर्स है ना, नहीं, बट बंद रहता है तो खोलते कब है इसको आप? ये गैप में जाता है ना, यहाँ नीचे गैप है ना, बीज यहाँ पे देखिए, Entrance.
बी का एंट्रेंस यहाँ पे है, देखिए Yeah, entrance. ये दे एंटर थ्रू दैट। अच्छा वो एंट्रेंस से जाते हैं, ओके समझ गया। दोस्तों ये बी कीपिंग का प्रैक्टिस कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है अपने फार्म में। 3,500 रुपये का ये बी बॉक्स ख़रीद रहे हैं और सर कह रहे हैं कि सालाना 10,000 रुपये प्रति बॉक्स आपका इनकम हो सकता है। तो इनके पास 13 बॉक्स है, मतलब सालाना 1 से 1.3 लाख रुपीस केवल बी कीपिंग से आप कमा पा रहे हैं। साथ ही एडिशनल बेनिफिट है कि पॉलिनेशन में आपका मदद कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैं समझ रहा हूँ। 60% crop increase. सर कह रहे हैं 60% फसल का उत्पादन बढ़ रहा है। And also you can see bottle gourd. First harvest we are leaving this like seed bank we are talking, no? हाँ This is the preservation of seed. First 10% we are leaving as it is. After dry, when we want to, we cannot bow shops and all. We'll multipy here itself our seed. ये सीड, इससे सीड निकलेगा। इससे सीड निकलेगा, वो ड्राई करेंगे और सीड बैंक में डाल देंगे। अच्छा लाओ क्या? Bottle gourd. Yeah. कौन सा, ये वाला? ये वाला. Yeah, That also you can full. Leave. Yeah. One more. This big one. Yeah. एक सेकंड सर। ओह माय गॉड, Bus. मैं देख के आऊँ। Even rain comes also, we can store here. Nothing will happening. तो ये क्या है? ये मेरा बॉटल गार्ड था। Yeah. Inside इसमें seeds. Inside ओह seeds. कैन यू शो? Yeah. ओह इसे एक ये देसी वैरायटी है। Yeah, desi variety. सब मेरा कैप्चर किया कूदने का। ओके Head quality. तो इसको आप सूखने दिए हो पूरा? ऐसे ही सूखेगा, वो नेचुरली सूखेगा। Seeds. These are the seeds. ओह तो ये सीड्स हैं, ये बॉटल गार्ड ना? Bottle gourd. पहले बॉटल गार्ड को सर ने सुखा दिया पूरी तरीके से, अभी वो इनसे ऐसे देसी सीड्स निकाल रहे हैं। We are soaking in the cow urine. We are preservation of the तो ये mud देसी pot. सीड्स है। उसके बाद एंड पुट इट इन मड पॉट, गौमूत्र में डालेंगे। गौमूत्र में डाल के उसको अच्छा क्लेंस करके उसके बाद मट्टी का बर्तन में डाल देते हैं। उससे क्या होगा? वो ऐसे ही रहेगा, सड़ेगा नहीं। बैंक है, सीड बैंक, जब तक अच्छा उसका सालों तक सीडलिंग नहीं बनेगा? Yeah. सीडलिंग जब भूमि के अंदर डालेगा तब बनेगा, तब तक वो बैंक में ही रहेगा। ओह नहीं, तो वही मैं जो लोग को बोल रहा था कि प्राकृतिक खेती यदि आप करना चाह रहे हैं तो देसी बीज से ही प्राकृतिक खेती होता है। ये सारे क्या देसी वैरायटीज़ हैं? सब देसी है। एंड सीड बैंकिंग एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। मुझे याद है मनीषा मैम भी मुझे सेम चीज़ बता रही थी, जो भी प्राकृतिक खेती की देसी बीज से आपको सीड बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है। सर ने क्या किया, कद्दू बॉटल गार्ड का फसल लिया, उसको सुखा दिया, इसमें से सीड्स मिलेंगे। Chili, bottle gourd, beans. ऐसे ही सारे फसल के लिए आपको 10% ऑफ आपका प्रोडक्शन हमेशा रखना है सीड बैंक के लिए। वो क्या हो जाता है, वो अभी वो स्पीशीज़ कम होता रहता है। एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग करना मीन्स आपको पैसा खर्च नहीं करना है। जो प्रकृति देता है उसको यूटिलाइज करके, उसको रिसाइकिल करके, रीजनरेट करके करना है। सो मे बी इनिशियली आप थोड़ा कैपिटल डाल के ले सकते हैं, लाइक बाई किसानों के साथ ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्रॉप रोटेशन करते रहे ना, तो आपको स्टॉक हमेशा रहना है। दोस्तों वो एम्फी थिएटर था पीछे, हम देखिए एम्फी थिएटर के पीछे कैसे जगह के इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ हमने फंडामेंटल समझा नेचुरल फार्मिंग का। यहाँ पे आप लोग एक कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं। अब शायद हर किसान को ये करना ज़रूरी नहीं है, बट यदि आप एग्री टूरिज़्म के माध्यम से अपने फार्म को प्रमोट करना चाहते हो तो किचन, टॉयलेट, ये सब का आपको प्लान करना होगा। हाँ, सो ये बेसिकली हमारा कम्युनिटी किचन है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बच्चे लोग आए हैं, अपना किसान मित्र के बच्चे आए हुए हैं। सो वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। हमारा थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन है। सो वो क्या हो जाता है, ये सब नेचुरल फार्मिंग का फैंस बन गए हैं। अभी जब बड़ा होता है ना, उसको पता ही नहीं होता है वो नेचुरल फार्मिंग सीख रहे हैं, बट वो सीख जाएंगे। सो जब वो सीख जाएंगे, बड़े होके नेचुरल हो जाएगा ना। सो उनको हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी दोस्त आप देख सकते हैं सेम है, ऊपर कोकोनट लीव्स है, नीचे रेड ऑक्साइड है, बैम्बू है, सारे नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ एक पूजा रूम भी है। ये हमारा स्टोर रूम है। ये पूरा स्टॉक रहता है, ये पेंट्री है। समझ गया। तो ये एक बेसिक पे दिखाना चाहता था कम्युनिटी किचन, जो यहाँ पे अगर आप करना चाह रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हो सकता है
एग्री टूरिज्म के माध्यम से। पाथवे में भी हम हर एक छोटे जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्यारा सा पाथवे है जहाँ लोग चल के आ सकते हैं। साथ ही साथ साइड्स में हमारे सारे एलोवेरा अलग अलग फसल लगे हैं। क्या क्या फसल लगा है सर आपने यहाँ? सो यहाँ पे एलोवेरा है और फॉरेस्ट वैरायटी ट्रीज़ है, सैंडलवुड है, महोगनी है और पोंगेमिया है, गोवा भी है। अच्छा। सो इतना ज़्यादा नहीं है गोवा, एक दो है यहाँ पे। सो ये मेन कैश क्रॉप मेजरली महोगनी है, टीक है और एलोवेरा है। एलोवेरा थोड़ा शेड में भी आता है, जब महोगनी बड़ा हो जाता है वो शेड में आ जाता है। This Pangemia will medicinal value. Again, we are using for this फार्मिंग farming chemical free and पोंगेमिया दैट बेसिकली पोंगेमिया सीड्स से ऑयल मिलता है, एक्सट्रैक्ट मिलता है, वो बढ़िया खाद हो जाता है, बहुत बढ़िया खाद हो जाता है। and Bima bamboo 1.5 year how will grow. सो आपने बोला कि यहाँ पे बैम्बू हमारा जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, देखिए सब बैम्बू ही है, ये सब बैम्बू है। सो बैम्बू जो अब पहले स्टार्ट किया तो अभी तो बैम्बू नहीं था, आगे हमें बैम्बू चाहिए तो ये स्टॉक हो गया। और ये हम मानसून के मौसम में वो बैम्बू शूट्स का ये भी बना के खाते हैं, वेरी न्यूट्रिशियस, हाई प्रोटीन है वो, टेस्टी भी है, हाई प्रोटीन भी है। And boundary में banana plantation है, coconut plantation also. बट ये पर्टिकुलर चीज़ है, लोगों को देखिए ये सब देख तो रहे हैं, बट उनको कैसे चूज़ करना चाहिए कि उनके बाउंड्री में वो कौन सा क्रॉप लगाएं, वो अगर आप गाइड कर सकते हैं तो। हाँ, तो जैसे आपने बोल रहा था ना, बाउंड्री में आपको बड़ा बड़ा पेड़ होना है, तो कि इफ़ यू आर डूइंग नेचुरल फार्मिंग, वो जो टॉप सॉइल में जो कुछ भी फर्टिलिटी है वो हेवी विंड से एरोजन नहीं होना है। इसके लिए यू हैव टू पुट विंड ब्रेकर्स। विंड ब्रेकर्स इज बेसिकली महोगनी, सिल्वर ओक, टीक जैसा प्लांट्स डालना है। उसके साथ बैम्बू भी डाल सकते हैं। सो उसमें क्या हो जाता है, यू गेट इनकम फ्रॉम द फॉरेस्ट वैरायटी। बैम्बू से भी यू कैन यूज़ इट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, एंड प्लस इन बिटवीन दीज ट्रीज यू कैन पुट एट द ग्राउंड लेवल एलोवेरा, सैंडलवुड विच इज़ अ कंपेनियन क्रॉप, वो भी आ जाता है। सबसे आपको इनकम हो जाता है उसमें। सो वो विंड ब्रेकर का काम भी करता है, इनकम भी देता है आपको। समझ गया। और सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज देयर बिकॉज सॉइल मॉइस्चर रहता है वहाँ पे। Later we can pepper, cardamom also in between we can grow. उसके बाद आप जब commercial crops. पेड़ का 3 साल 4 साल हो जाता है, उसका स्टेम मजबूत हो जाता है, पेपर का वेट लेता है, पेपर क्रीपर डालो वो पेपर भी हो जाएगा। वो यूनिट इकोनॉमिक्स विल वर्क आउट वेरी हाई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने यहाँ देखी वो ये है कि इस नेचुरल फार्म में इस्तेमाल होने वाले ईंटें भी फार्म पर ही बनाई जाती हैं। आइए देखते हैं कि ये ईंटें कैसे बनाई जा रही हैं। तो बेसिकली मिट्टी दो तरफ का होता है। एक मिट्टी में उसको जान होता है, उसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स रहता है, माइक्रोब्स रहता है, वो फर्टिलिटी ज़्यादा रहता है, वो खेती बाड़ी के लिए अच्छा है। दूसरा तरह का मिट्टी होता है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जस्ट मिट्टी होता है, डेड सॉइल होता है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए बढ़िया है। फर्टाइल सॉइल को वेस्ट नहीं करना कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसको आपको खेत में डालना है कि उसको जीवामृता देना, ये करना वो करना, बहुत कुछ करना है बिफोर इट बिकम्स फर्टाइल। सो जब ऐसे मिट्टी ले ले जो फर्टाइल नहीं है, उसको एक बना दो उसको, और एक मशीन है हमारा हैंड प्रेस मशीन, वो उसमें ब्लॉक्स बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं ना, वो मिट्टी से बनाते हैं, उसको बर्न नहीं करते हैं। ये सूरज के किरण से कंडीशन होता है और पानी से कंडीशन होता है, 15 दिन में मिट्टी ब्लॉक बन जाता है, ऐसा ब्लॉक। और ऐसा ब्लॉक में वो वॉल बनाते हैं हम। ये तो मट्टी जो यूजलेस है, अच्छा नहीं है मेरे खेती के लिए, उसको ऐसे मशीन से, ये ब्लॉक प्रेस मशीन होता है, फिर ऐसे ब्रिक्स आपके बन जाते हैं। ये We डाई are है, not using more cement, more iron. ये डाई है, मट्टी भर देते हैं इसमें। तो इसके अंदर मट्टी भरते हैं। No, we are mixing this one 80% soil, हाँ 8% cement, और लाइम, हाँ and 12% sand. सैंड। We are mixing with water, sand. We are putting in this side, making this type of bricks will come, interlock bricks. Interlock bricks, you press it like this. You put it here and press it. It Also, compress. we can build the building. अब चलिए वेजिटेबल गार्डन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सब्जियां प्राकृतिक तरीके से कैसे उगाई जाती हैं। एक नेचुरल फार्म के जो मेन पार्ट है, जो मेन फूड सिस्टम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, यहाँ मैं देख सकता हूँ कि आपने एक नेट हाउस सॉर्ट ऑफ बनाया है, उसमें अलग अलग फसल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या फसल है और ये नेट क्यों लगाया है आपने यहाँ पे? हाँ, ये नेट इसीलिए लगाए हैं हमने, ये फैब्रिकेशन करके नेट लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ये खेत
जंगल के पास में ही जंगल है। और यहाँ पे हमारा बंदर का बहुत प्रॉब्लम है। बंदर और वाइल्ड बोर्स सब आते रहते हैं। सो उनके प्रोटेक्शन से किया है ताकि हम भी खा सकते हैं। हमने 6 महीने के लिए रखा था ऐसे, बट हमको कुछ नहीं मिल रहा था। सब यही इधर खाते थे या वो विनाश करके जाते थे। और यहाँ क्या क्या फसल जैसे यहाँ तो मैं देख रहा हूँ फ्लावर है आपका। हाँ, सो हम एक्सप्लेन करते हैं। ये मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड एक्ट्स एज अ रेपेलेंट। इट अट्रैक्ट्स ऑल द पेस्ट, ऑल द गुड पेस्ट। सो जब कुछ भी वेजिटेबल्स डालते हैं, मैरीगोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो करने के लिए। यहाँ पे मल्टी लेयर क्रॉपिंग है। सो इफ़ यू सी वॉट एवर वी हैव डन राइट, टोमेटो के साथ चिली डाले हैं, चिली के साथ हमने ये लहसुन भी डाला है, प्याज भी डाले हैं। सो बेसिकली ईच बेड becomes a source for at least 4 or 5 ingredients यहाँ से आता यहाँ है। पे फसल ये अभी है नहीं, मर गए, ख़त्म हो गया? ये अभी आ रहा है। अभी फसल जो वहाँ सब क्रीपर्स डाले हुए हैं, यहाँ पे अभी डाला है। सो अभी आ रहा है, अभी सीज़न शुरू हो रहा है यहाँ पे। और ये गर्मी के कारण प्रॉब्लम नहीं आता है इसको? सो गर्मी के कारण प्रॉब्लम होता है, बट अभी तो मौसम चेंज हो गया। अभी का बारिश का मौसम शुरू हो गया, प्री मानसून चल रहा है। अभी थोड़ी दिन में ये सब हरियाली हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग फसल हम देख सकते हैं। सर ये फसल का चॉइस क्यों किया? मतलब अलग अलग लेयर पे अलग अलग फसल हैं, बट कैसे ये डिसीजन लेते हैं कौन सा फसल कहाँ आना चाहिए? सर बेसिकली है हम 5 लेयर मॉडल यूज़ कर रहे हैं। सो मेन क्रॉप हो जाता है और सप्लीमेंट्री क्रॉप और सपोर्ट क्रॉप हो जाता है, और तीसरा क्रॉप हो जाता है विच फिक्सेस द नाइट्रोजन in the mitti. So these 3 things are there, and then the 4th one is to act as a repellent, like you see a lot of these marigold सब जगह होता है ना. Okay, and 5th one can be another like a chili, or it could be anything else, or a lady's finger, or tomato, anything else. So basically if you see this is a vegetable garden where you have 2 main crops, and then you'll have root vegetables which also grows. You have cabbage, you have उदाहरण देके can you explain each type of crop? जैसे your root crop you have, यहाँ पे मेरा cabbage है, cabbage है, lady finger eye, lady's finger is there, tomato eye, root crops. yeah, root crop, no, lady's finger is on the ऊपर आ जाता है. root crops, onion, Onion, already harvested onion, onion is and harvested, radish. lasun is radish is harvested. Now what is left is cabbage now, and nucol hai. Then you have a lady's finger here. Then we have tomato. and sweet potato. The purpose of this farm is to supply to restaurants. अच्छा, So as a supply? so we are our own restaurant, no? So I am replacing my going to the market and buying. So I only serve what is being grown, right? I come here and pick up whatever it is and then go and make that. Like this, you can run your own restaurant, or you can supply to a restaurant. So logic क्या है 5 layer model का? Pesticide का एक है, because ये vegetables में फूल ज़्यादा आता है, attracts lot of bad repellents. वो गेंदा डालने से it attracts, yellow flower attracts all that. Then second, nitrogen fixing होना है. कौन सा है वो जीवामृता डालता है. नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए लेंटिल्स चलेगा, काउपी चलेगा, मेज चलेगा, तूर चलेगा. सो ऑल दिस बेसिकली डाइकॉट्स, बीन्स चलेगा. ऑल दैट विल टेक केयर ऑफ दैट. उसके अलावा देन यू हैव रूट वेजिटेबल्स है. देन यू हैव shrubs like lady's finger. Then you have creepers like rich gourd and beans. सब देख. See, these are this is a lady finger. Usually we here and there we are maximum we are using tomato, potato, and onion in India. Food, major food. We are planting in this potato, onion, tomato. Remaining all subsidy 10%, Yeah. 15% like that. Got it. एक और चीज़ दोस्तों जो देख सकते हैं, ये प्राकृतिक खेती का उत्पादन है. ये दिखने में परफेक्ट नहीं होने वाला है, इस पे दाग धब्बे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये ख़राब है. इनफैक्ट अगर दाग धब्बे दिख रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, उसे खाओ आप. प्लास्टिक जैसा नहीं दिखना चाहिए आपका सब्जी. Am I right सर? Yeah, correct. तो सर यहाँ जब कोई भी अगर आसपास देखेगा, ये दिखने से एक कमर्शियल फार्म जैसा तो नहीं दिखता है, काफ़ी वाइल्ड है, मतलब अलग अलग फसल अलग जगह उग रहे हैं. मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीज़ करना होता है? I'm assuming पानी का ध्यान रखना होता होगा, और क्या क्या चीज़ ध्यान रखना होता है ऐसे एक नेचुरल फूड गार्डन में? सो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. सो बेसिकली आपको 2 चीज़ करना है. आपको मल्चिंग करना है. सो यहाँ पे जो भूमि दिख रहा है ना, मेरा अभी मेरा मेमोरी में हो गया कि बॉस ये बहुत दिख रहा है. इधर आपको कुछ उगाना है, नहीं तो उसको मल्च करना है. सो मल्च नहीं किया तो वो सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाता है.
वो देखना पड़ता है। सेकेंड, टाइम पे जीवामृत देना है। जीवामृत यहीं पे आप बनाते हैं? हाँ, हम यहीं बनाते हैं, बायोडाइजेस्टर है। कितना दिन में देते हैं जीवामृत? हर 20 दिन 25 दिन, महीने में 1-2 बार तो देना पड़ता है। और मुझे कई लोग बोलते हैं कि एक बार आपका मिट्टी अच्छा हो गया तब जीवामृत भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी ये 2 साल ही है ना, टाइम लगता है अच्छा होने के लिए। हम खेती शुरू करके यहाँ पे 2 साल ही हुआ। Crops will come good monthly once you can. Monthly once. Soil fertility. आपको दिख जाएगा, फर्टिलिटी ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गया, देन यू डोंट नीड टू वेस्ट योर एफर्ट एनर्जी ऑन जीवामृत। और पानी और मॉइस्चर कैसे मैनेज करें? जैसे मुझे दिख रहा है कुछ जगह पे ड्रिप इरिगेशन दिख रहा था, कुछ जगह पे ये पाइप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या समझा सकते हैं? हाँ, सो रेन हाउस जो डाले हैं ना, सो यहाँ इस टाइप का कॉम्बिनेशन के लिए, बिकॉज इट्स मल्टी क्रॉप, हर जगह चलता है, सो ड्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑर्गेनाइज नहीं होता है, बहुत केओटिक है। हम जो गैप दी के कुछ डाल देते हैं हम, तब वो मॉइस्चर ब्रॉडली स्प्रेड होना है। सो अब रेन हाउस करते हैं, बट उसके साथ वेस्ट भी होता है। देखो ये कितना वीड हो रहा है, ठीक है। हमको ये ध्यान में रख के उसमें कुछ डंग का कुछ क्रॉप भी डाल सकते हैं हम, वो थोड़ा हमको प्लानिंग करके करना है। बट फ्लिप साइड ये क्या है कि सबको पानी मिल जाता है, बट ज़्यादा मॉइस्चर वेस्ट भी होता है, उसमें वीड ज़्यादा आता है। सो वो थोड़ा हमको, सो हम यहाँ क्या करेंगे अभी, वो हुरली डालेंगे, हॉर्स ग्राम डाला है ना, सो दिस विल डू लाइव मल्च। सो हम जो ये लाइव मल्च डाल देंगे, सो लाइव मल्च डालने से ये सब नहीं आएगा, सो यू विल गेट इनकम फ्रॉम दैट क्रॉप ऑल्सो। सो मिक्स्ड क्रॉप इज़ द यूज़ केस फॉर मिक्स्ड क्रॉप जैसा है कि आपको पहले खुद के लिए ले लेना, उसके बाद जो एक्सेस आता है आप आसपास में कोई डायरेक्ट, सो आज के ज़माने में हर होटल लोग डायरेक्टली डील करना चाहते हैं किसान से। मुझे पता है वो कोरमंगला में कितना होटल्स रहते हैं ना, वो डायरेक्टली ऑर्डर लेते हैं किसान से, बिकॉज उनका फ्रेश माल चाहिए। दे वांट टू नो, बिकॉज वो कस्टमर्स डिमांड करते हैं ना। कस्टमर्स आज के ज़माने में इतना कॉन्शियस हो गया अभी फूड में, वो डिमांड करते हैं। सो आप डायरेक्टली, सो तब क्या हो जाता है, आपको फूड बास्केट देना पड़ता है। ये क्विंटल में डील नहीं करते हैं, 2-3 क्विंटल टमाटो नहीं देते हैं, आप फूड बास्केट में देते हैं, केजी में हो जाता है, तब वो वर्कआउट हो जाता है। समझ गया। अगर मंडी में सोच के बेचने वाले हैं दोस्तों, ये मॉडल शायद नहीं चलेगा। उसके लिए केमिकल फार्मिंग, उसके लिए कमर्शियल फार्मिंग ठीक है। यदि 2 चीज़ यहाँ पे जो शेल्फ लाइफ होता है उत्पादन का, वो बहुत कम होता है, तो हार्वेस्ट करते ही आपको तुरंत से तुरंत मार्केट पहुँचाना है। दूसरा, सेल्फ कंजम्पशन के बाद बाकी जो बचे उसको मार्केट में भेजते हैं। ये मॉडल प्राकृतिक किसान का होता है। तो दोस्तों, हमने वेजिटेबल गार्डन देख लिया। सर, अगला हम कहाँ जा रहे हैं? इस नेचुरल फार्म के कौन से हिस्से में हम जाने वाले हैं अभी? हम जा रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। सो एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है टू कोएग्जिस्ट इन अ फार्म। जैसे बताया आपको, फॉरेस्ट वैरायटी स्पीशी ट्री से आपको बहुत इनकम आता है, बट उसके अलावा ये सॉइल मॉइस्चर को तगड़ा रखता है और वो रनअवे वाटर को भी रखता है। इसके से सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा हो जाता है। यही है, आधा एकड़ है एग्रो फॉरेस्ट्री। अच्छा, यहाँ सारा एग्रो फॉरेस्ट्री। ये हमारे पास में जंगल है ना, जंगल में जो कुछ भी वैरायटी है ये सब यहाँ पे है। ये कौन सा पेड़ है? ये महोगनी है और विल्वा है। विल्वा कौन सा? विल्वा है, गूसबेरी है, नीम है। ये सब लोकल फॉरेस्ट का है। सो हमको ये लो मेंटेनेंस है, एक बार डाल दिया। ये देखिए, बेटर नेल्लिका जैसे गूसबेरी है, दिस इज़ अगसे, दिस फिक्सेस द नाइट्रोजन। सो हम मल्च एंड चॉप करते हैं इसको। ये होता है ना, ये लीव्स, उसको चॉप करते रहते हैं, नीचे डालते हैं, वो मल्चिंग, लाइव मल्चिंग भी हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, वो फॉडर भी होता है एक काउस के लिए। और आपने देखा ना, हमारा शीप्स है, सो द शीप्स विल एंजॉय ऑल द ग्रास हियर। अच्छा, यहाँ पे शीप्स यूज करते हैं। सो शीप से भी इनकम हो जाता है। This is a tree called morning we eat fruit, no? That is the tree. This is the tree. एग्रो फॉरेस्ट्री सर, लेकिन बॉर्डर पे भी है आपके, और साथ साथ एक अलग जोन भी है। अलग जोन है। सो उसका बेसिकली, सो ये क्यों चाहिए कि यू ऑल्सो नीड एट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस इन द फार्म, वाटर कंट्रोल होना है, सॉइल मॉइस्चर रहना है। सो बेसिकली इफ यू, आपने देखा तो वहाँ पे एम्फी थिएटर है, हाई पॉइंट है। अभी हम लो पॉइंट, हाँ, लो पॉइंट में जा रहे हैं। सो जब वाटर जस्ट फ्लो होता है, यहाँ पे रुकेगा थोड़ा बहुत। सो ये स्ट्रैटेजी टू स्लो द फ्लो ऑफ वाटर। नहीं तो हमारा लोएस्ट पॉइंट रोड है, सो जब तक वो फुल फोर्स में जाएगा तो वो जाके वेस्ट हो जाएगा ना वाटर हमारा। समझ गया। तो ऊपर हाई पॉइंट पे थे हम,
फिर वेजिटेबल गार्डन पे आए, फिर अभी फूड फॉरेस्ट पे, जहाँ थोड़ा पानी इनकेस अगर आ रहा है तो स्लो डाउन। तो 1-2-3 साल में ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका रूट्स दब अंदर चले जाएगा एंड वो मॉइस्चर रिटेन करेगा, सॉइल रनअवे वाटर नहीं रहेगा। अच्छा, तो मुझे ये एग्रो फॉरेस्ट मतलब 1 एकड़ में अगर बना रहा हूँ तो कितना एरिया डालना चाहिए उसको? So the thumb rule is that if you have 1 acre, at least 30% of your farm should have solid canopy. Canopy बोले तो बड़ा trees है ना, so they should have cover 30% of your farm. Only then that means you have sufficient micro diversity there. The soil moisture will be there. ये वाले पेड़ों से इनकम भी मिलेगा आपको? Yeah, कैसे? summer also need shade also, animals in the farm. We cannot keep in the home itself, always sick. This kind of we will cut some plants, leaf will fall, will stay open places and they are healthy animals. So like I said, income आता है, so when it becomes mature, right? It takes 7-8 years for the tree trunk उसके बाद ट्री को to. कट कर देंगे? हाँ, तब you बेच देंगे ना उसको, बेच देके फिर डालेंगे. After 2 years, seeds will See start those silver oak trees out there, right? और उसको फिर काटना भी तो अच्छा नहीं है ना? नहीं, फिर डालेंगे ना. branches, side branches. Side branches cut करके, no, you'll cut the tree and put another tree, right? Because you can't, because end of the day the tree has a shelf life, right? So these The all seeds commercial. also will come. Got it. Understood. आगे क्या है सर? So we'll go there. The farm fodder है वहाँ पे. हमारे पास 20 चिकन है, मुर्गी है अभी, और ये मुर्गी का कूप जो है वो बहुत खाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उससे अंडा भी आता है, वो भी वो थोड़ा बहुत अंडा रखते हैं, और मुर्गी बनाने के लिए थोड़ा बहुत कंज्यूम भी हो जाता है, और मेन पर्पस मुर्गी रखते हैं उसका, वो बहुत बढ़िया स्कैवेंजर्स है, एंड द चिकन पूप इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, बहुत न्यूट्रिशियस है फॉर द प्लांट्स. समझ गया. पूरा इकोसिस्टम है, शीप है, गाय है, चिकन है, डक्स भी हैं. डक्स के लिए छोटा सा पॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है. डक्स का क्या क्यों रखते हैं आप? डक्स भी बेसिकली वो कोएग्जिस्ट करता है चिकन के साथ, और बाय द वे सबका कारण नहीं होना चाहिए. रखते हैं इसके इकोसिस्टम. And people, agri-tourism, children are coming and playing, seeing all this. देखो थोड़ा पॉन्ड लग दिया ना, तो देख इतना बढ़िया से खेल रहा है वो अपने आप, करेक्ट. और उसका भी अंडा आता है, वो भी मल्टीप्लाई होता है, और ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है ना. सो हम लाइक यूनिट इकोनॉमिक्स उसके रखने का कुछ नहीं है. वो जो वो मुर्गी खाता है वही खाता है, सिर्फ उसका स्पीशीज़ अलग है, बट खाने का सब एक ही है. उसको पानी चाहिए थोड़ा बहुत. ये भी क्या बना के रखा है सर? सी ये थोड़ा वॉच टावर है, इसमें आके मीटिंग कर सकते हैं बैठ के, बहुत बढ़िया हवा आता है, गर्मी के मौसम में बहुत बढ़िया ब्रीज आता है, एंजॉय कर सकते हैं, और ऐसे चाय पानी पीने के लिए मॉर्निंग थोड़ा चलिए एक बार देख के आते हैं. हाँ चलिए सर. दोस्तों, फार्म का अगला हिस्सा देखने से पहले हमने सोचा कि वॉच टावर पर जाकर थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए. ऊपर से पूरे फार्म का नज़ारा भी मिलता है और इसी बहाने कुछ देर बैठकर बातचीत करने का मौका भी मिल जाता है. दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत प्यारा सा शेड है. अगेन बहुत हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं इसमें, सारे नेचुरल मटेरियल से बना है. एग्री टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन बन जाता है. लोग यहाँ आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, चाय पियेंगे. एक छोटा किसान सर क्या ये सब कर सकता है अपने फार्म में? एब्सोल्युटली सर. आपके देखो ये अर्का नट है, अर्का नट सबका शेल्फ लाइफ होता है, अर्का नट का भी शेल्फ लाइफ होता है. जब वो फर्टाइल नहीं होता है, तब वो नहीं देता है, तब किसान लोग बेच देते हैं. उसको काट दो और उसको ड्राई कर दो, ये हो गया आपका रूफ. अर्का नट. बैम्बू हमने हार्वेस्ट किया है, पूरा खेत बैम्बू से किया. बैम्बू का बढ़िया बात क्या है ना, वो ग्रास है, कितना भी काटो उतना आता है, गिल्ट फ्री काट सकते हो, बिकॉज उसको काटना ही है तभी वो ज़्यादा आता है. सो बैम्बू रखते हैं, सो बैम्बू को ट्रीट करके करते हैं. ये कोकोनट लीव्स है, सो कोकोनट लीव्स शेड होता रहता है ना, हमेशा हर सीज़न में लीफ शेड होके नया लीव्स आता है. ये शेड होता है, वो कैप्चर, वो हार्वेस्ट करो, रखो, ड्राई कर दो. सो इसको करने में टाइम लगता है. सो द ओनली रीज़न वाई पीपल डोंट ये नहीं करते हैं, उसके पास टाइम नहीं होता है, पेशेंस चाहिए इसके लिए, थोड़ा ये असिमुलेट करना टाइम लगता है.
लाइक यू 6 महीना लगता है सिमुलेट करने के लिए, अर्कानेट जाके कहीं खरीद के लेके आना है। कमर्शियल बिल्डिंग फटाक हो जाता है, बट पैसा भी खर्च हो जाता है। 6 महीना लगा इसको बनाने में। कलेक्ट करने में, बनाने में 2 हफ्ते। मटेरियल कलेक्ट करना 6 महीना क्यों? सीजन कहाँ जाके कहाँ मिलता है, किस दुकान में मिल गए सब? कोई दुकान है जो बेचता है सब? जैसे आपका कमर्शियल प्रोडक्ट्स में दुकान मिलता है, इंटरनेट में गूगल करो मिलता है, ये नहीं मिलता है ना। आपको खुद जाके खेत में जाना है, किसानों से बात करना है, उनको बोलना है, अर्कानेट फार्मिंग कहाँ होता है देखना है। ये सब आपने किया? ये बना कर रखो, स्किल पर्सन इधर नहीं मिलता है। सो उसको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना है, वो सिखाएगा हम लोगों को, हम उससे सीख के करना है, वो भी थोड़ा सुपरवाइज करेगा। बिकॉज सिर्फ उसके यूज़ करने से वो क्या स्केलेबल नहीं होता है, उसको टाइम नहीं होता है ना, एक ही जगह काम कर सकता है वो। सो उसका स्किल्स कैसे रेप्लिकेट करना है, जो कि यू कैन बी सेल्फ रिलायंट। सो हमें खुद बनाना है। ये तो परमानेंट स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये 2 साल में फिर गिर जाएगा, ये फिर बनाना है ना, तो तब वो टेक्नोलॉजी नो हमें चाहिए ना। ये गिर जाएगा 2 साल में? हाँ, 2-3 साल में। सब टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर है, नेचर जैसा। 3 साल सड़ जाएगा लीफ, बैम्बू 10 साल में सड़ जाएगा। जस्ट हमारा जैसा है, हम भी सड़ेंगे ना। हर 3 साल फिर से बनाना बहुत मेहनत है सर। चेंज करना को लीफ स्ट्रक्चर 10 साल रहेगा, लीफ 3 साल में अगर चेंज करना है। और इसका कॉस्ट कितना आता है ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का? वो बहुत मुश्किल है एस्टिमेट करना, बिकॉज ये सब लेबर इंटेंसिव है एंड वो बहुत टाइम से लगता है। सो यू कांट पुट अ नंबर नहीं डाल सकते हो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्यूट स्पॉट था फार्म में, हम सोचे आपको दिखाएं। आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या हिस्से हैं फार्म के। दोस्तों, हाल ही में एलपीजी की बढ़ती कीमत और सप्लाई चैलेंजेस ने बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। अब जो हम देखने वाले हैं वो इसी समस्या का एक प्रैक्टिकल समाधान है। यहाँ फार्म पर ही ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाई जाती है, जिससे कुकिंग फ्यूल की जरूरत का एक छोटा हिस्सा पूरा हो जाता है। अभी सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ था एलपीजी का, जब हर आदमी के घर पे है तो एलपीजी आ नहीं रहा था, रेस्टोरेंट बंद हो गए थे। बट उसका एक देसी जुगाड़ है बायोगैस। अब सर सरल शब्दों में समझाइए, हाउ डज दिस वर्क? स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है? आपके पास यदि गाय है तो ये बायोगैस आप कैसे बना सकते हैं, आप कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? सर बेसिकली ये इनपुट है, यहाँ पे गोबर डालते हैं, काउ डंग फ्रॉम काउ। ये इज द बायोगैस जनरेटर, दिस इज द सिलेंडर। ये 6 फीट अंदर गया हुआ है, 2 फीट बाहर है। जो मीथेन होता है ना, जब वो गोबर डालते हैं, गोबर के साथ पानी मिक्स कर देते हैं, पानी में वो मीथेन गैस उभर के आता है, वो हार्वेस्ट हो जाता है पानी में। सो वहाँ से ये पाइप लेके, ये वाल्व को देखिए, पाइप से गैस आ जाता है, गैस जाके वहाँ स्टोव कनेक्ट हुआ है। समझ गया कि किचन चल जाता है इससे पूरा। इसे एक गैस सिलेंडर चलता है, एक स्टोव चलता है, 1 LPG इक्विवेलेंट ऑफ दैट। भैया तो मस्त हाथ से ही। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी स्लरी डाल रहे हैं, स्लरी। सो स्लरी डालना सिर्फ गाउडंग डालने से नहीं होता है, पानी से मिक्स करके डालने तभी वो मीथेन होता है। तो यहाँ पे डालते हैं, फिर यहाँ से ये अंदर जाता है, यहाँ पे इनलेट है। हाँ, इनलेट है। समझ गया। यहाँ पे कैमरा पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे गोबर में पानी मिला के डाला जाता है, अंदर से इनलेट है जो इस चेम्बर में जाता है, फिर यहाँ पे गैस का आउटलेट वाल्व है। सो बेसिकली ये 6 फीट का है। सो 3-4 फीट का गोबर रहना है, 1-2 फीट का पानी रहना, उसके ऊपर गैस भरेगा, वो गैस उसके ऊपर है। और ये गैस से पूरा यहाँ खाना चल जाता है? एक स्टोव चलता है, एक स्टोव का खाना चल जाता है, इमरजेंसी में वो यूज़ करते हैं, बाकी टाइम फायरवुड यूज़ करते हैं। फायरवुड यूज़ करते हैं। यहाँ से आउटलेट आना होता है, गैस का आउटलेट वहाँ जाता है, जो गैस का आउटलेट ये है, और स्लरी का आउटलेट जो भी यहाँ पे है। अभी गैस बंद किया है उसने। अच्छा, ये स्लरी जाता कहाँ है एक्चुअल में? सर फिर खेत में जाता है। ओह माय गॉड, बच गए। ये स्लरी क्या बकेट में कलेक्ट करके यहाँ डालते हैं, देखा, यहाँ डालते हैं। थोड़ी दिन के बाद ये खेत में जाता है। सो हम क्या किया, फ्रेश गोबर आ गया, हर रोज़ फ्रेश गोबर आता है, तेरा गाय माता देता है, उसको आपने
डायरेक्टली खाद बनाने के लिए नहीं डालते हैं, उसमें हम इसको स्लरी बना के यहाँ डालते हैं। इसमें अंजर आता है, मीथेन आ जाता है, मीथेन कुकिंग के लिए जाता है, एक्सेस स्लरी वहाँ से कोई आ जाता है, वेस्टेज नहीं। वही वर्मी कंपोस्ट में जाता है। समझ गया। अभी एक पत्थर से 2 आम सो वही वर्मी कंपोस्ट ही बनता है, बट इन बिटवीन वो गैस मीथेन एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे, समझ गए ना आप? सो दैट्स व्हाट इट इज। सो मीथेन इज द गैस विच पावर्स द कुकिंग, वो इसको एक्सट्रैक्शन ही है। राइट, सो फॉडर के बारे में सर हम डिस्कस कर रहे थे। 2 प्रकार के फॉडर आप गाय को देते हैं और वो फॉडर भी आप फार्म पे ही उगाते हैं। एक है रॉ फॉडर, दूसरा है ड्राई फॉडर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? सर रॉ फॉडर बोले तो हरियाली घास, वो दिख रहा है ना, हरियाली घास वो उगा रहे हैं। वो जितना भी कट करे उगता रहता है। उसको एक मेज़ बोलते हैं, एक मेज़ होता है, दूसरा होता है जिंजोवा, और तीसरा होता है वेट्रीवेयर, और एक नेपियर होता है। ये सब स्पीशीज़ है फार्म ग्रास का। सो वो बहुत महत्वपूर्ण है उनको उगाना, क्योंकि 24/7 गाय को सप्लाई चाहिए, चारा चाहिए। और दूसरा रागी जो डालते हैं ना, साल में 1-2 बार डालते हैं, उसको हार्वेस्ट करके वो रागी घास को सुखा के वो रखते हैं, वो ड्राई फॉडर हो जाता है। समझ गया। तो ये फॉडर भी आप फार्म पे ही उगाते हैं। ये मेनली आपके गाय के लिए होता है, ताकि इसका और कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, गाय से भी गाय हमारा नेचुरल फार्मिंग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। गाय के बिना कुछ नहीं होता है। करेक्ट, वो हम आगे बढ़ के देखेंगे। बट समझ गया। और इसको कितना एरिया में प्लान करना होता है सर? ये गाय के हिसाब से होता है, कैसे होता है? हाफ एकड़। सो अब हमारे पास 5 गाय है, और 5 गाय के लिए हम तो ये एस्टिमेट किया है कि ये आधा एकड़ में चलना चाहिए। उसके अलावा हर जगह ये वेस्ट ज़मीन होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं उगेगा, वहाँ सब हमने वो बंड का ग्रास डाला है। अभी 1-2 रेनी सीजन में वो सब जर्मिनेट होके आ जाएगा। तब क्या होता है, एक्सेस सप्लाई होगा। एक्सेस सप्लाई होने से फूड सिक्योरिटी हो जाता है। सो हमारा खेत में पहले हम देखते हैं नेचुरल फार्मिंग है, गाय के वजह से हमारा फार्मिंग होता है। गाय को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना। गाय का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, देसी गौ में एक ही प्रॉब्लम है, फूड। उसको बीमार नहीं होता है, उसका प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लाइक इफ़ यू टेक वो दूसरा फॉरेन वर्जन का स्पीशीज़ का गाय लेते हैं, तो उसमें बहुत बुखार हो जाता है, ये हो जाता है। देसी में वो नहीं होता है, स्पेशली लोकल। हमारा जो गाय है ये लोकल है, ये बहुत सालों से यही है। सो हमारा जो हालीकर काऊ है, मलनाड गिड्डा है, यही लोकल ही है। सो उनका चारा देना है बस। एक सोर्स ऑफ चारा है जंगल, वो दिन में हो जाता है, और रात को ये चारा चाहिए। सो उनका वो सप्लाई चाहिए उनको। Cow mentally, in hybrid and all, they use this feed, external feed, like Indibus and all. We are not using that one. Naturally, when milking cow, no, before milking 5 minutes, 2 or 3 sticks will cut, chop and give it, no, they will give very good half liter more milk. That is the external feed. इंस्टेंट मिल्क प्रोडक्शन हो जाता है ग्रीन फॉडर। समझ गया। एक और चीज़ है कि गाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे बढ़ के हम देखते हैं गौशाला में कैसे कैसे गाय हैं। बट यदि आपके पास गाय है तो फॉडर आपको एक अलग से एरिया खुद से उगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे कि प्राकृतिक खेती का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं हमारी देसी गाय। गाय से क्या क्या मिल रहा है? गोबर तो मिल रहा है, हमने वहाँ देखा, और गाय के उदाहरण से गौमूत्र भी आपको मिल रहा है यहाँ पे। और क्या क्या चीज़ हैं जो पूरे प्राकृतिक खेती में गाय कंट्रीब्यूट करता है? सो हम जो कर रहे हैं, हम काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग करते हैं। सो ये पूरा खेत जीवामृत से चलता है। ये 2 साल पुराना है खेत है, इसका फर्टिलिटी बनने में अभी 5-6 साल रहेगा। सो अभी टेस्टिंग किया तो मेरे ख्याल से मेरा गट फील ऑफ कार्बन विल बी अराउंड 1.2-1.3%। जब हमने शुरू किया मे बी इट वॉज लेस देन 1%। सो हमें वो कार्बन टू मेक द कार्बन 3%, बिकॉज फॉर आइडियल फार्मिंग, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई यील्ड फार्मिंग, मिनिमम कार्बन शुड बी अराउंड 3%, 3-4% होना चाहिए। तब वो टाइम लगेगा, 2-3 साल और लगेगा। सो तब तक हमारा डिपेंडेंस ऑन जीवामृत वेरी हैवी है। So Jivamrita will be in inoculant which we have to put once in at least twice in a month.
सो राइट नाउ हम मैनुअली डाल रहे हैं. वंस हम फिल्टरिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद थ्रू द ड्रिप देना शुरू कर देंगे. अभी हमारा ये पार हालीकर है, ये लोकल ब्रीड है. ये देवनी है, ये महाराष्ट्र का ब्रीड है. सारे देसी हैं. हाँ देसी है. वो मलनाड गिड्डा है, वेस्टर्न घाट्स का है. वो दोनों मलनाड गिड्डा है. ये ऑक्स है फॉर दिस थिंग, एंड दिस आर द काफ्स ऑफ द हालीकर. दिस इज द काफ ऑफ द देवनी. सो ये हमारा ये जो इकोनॉमिक्स कैसे वर्क होता है इसमें, सो हम उसका दूध से हम घी बनाते हैं, देसी घी बनाते हैं. और वो गोबर से वो जीवामृत कर लेते हैं. आपने बायोगैस देखा, और बायोडाइजेस्टर भी यूज़ करते हैं. सो इसके अलावा वो गोमूत्र से हमारे पास अभी नहीं है वो सिस्टम, वो डिस्टिलिंग सिस्टम है, उसमें गो अर्का बनाते हैं. और जो कुछ भी गोमूत्र जाता है ना, ये देखिए सिस्टम है ये, और सब गोमूत्र जाके वहाँ जाके एक टैंक है वहाँ पे, वहाँ जाके स्टोर हो जाता है. वहाँ हम गोमूत्र हार्वेस्ट करते हैं. और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट पिट है यहाँ पे. सो ये जो कुछ भी गाय का गोबर है वो वर्मी कंपोस्ट पिट में डालते हैं, वो खाद बन जाता है. बाकी टाइम में बायोडाइजेस्टर का यूज़ करते हैं जीवामृता बनाने के लिए, और बायोगैस के लिए यूज़ करते हैं. हाँ वही वर्मी कंपोस्ट पिट भी है. ये कितने प्यार से आ गए हैं यहाँ पे. सो वो जो घास उगाते थे ना, फार्म फॉडर, उसको हम लेके इस मशीन में डालते हैं और ये छोटा छोटा बन जाता है. इसमें क्या हो जाता है, वो गाय ना ये सब स्टॉक को भी खा लेता है, नहीं तो ये वेस्ट हो जाता है. सो इसमें न्यूट्रिशन है, वो बच्चों जैसा है ना, वो सब न्यूट्रिशन वो उसमें होता है. और टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसीलिए नहीं खाते हैं. ये मशीन से वो काटते हैं. हाँ, ये मशीन में डायरेक्ट डालते हैं. वो चॉपर है. ये 3 HP मोटर है, वो मोटर डालता है, वो चॉप करता है, वो आ जाता है और गाय को डालता है. और गाय का सर देखभाल रखने के लिए वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है. किस प्रकार का खाना देना, कब खाना देना, सही मतलब मेंटेन करना, और घुमाना भी होता है शायद कई गाय को. वो सब आप कैसे मैनेज करते हैं? वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. स्केड्यूल है. वो 6:30 बजे को हम आते हैं, बाहर बांध देते हैं और गौशाला को क्लीन कर देते हैं. उसके बाद 7 बजे को हम 7-7:30 बजे को जंगल लेके जाते हैं. वो छोटे बछड़ों को यहीं रखते हैं. बड़े गाय है ना, वो जंगल लेके जाते हैं. यहाँ पे अभी बड़े गाय 5 है, 5 जंगल लेके जा देते हैं. वो वहाँ बांध देते हैं. वो 11-11:30 बजे को पानी लेके जाते हैं, पानी दे देते हैं. पानी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिहाइड्रेट हो जाता है ना. वो 11:30 बजे का पानी डाल के और थोड़ा 2 घंटा और चारते हैं. 2:30 बजे या 3 बजे तक वो लेके आ जाते हैं. लेके आके थोड़ी देर में हम ग्रीन फॉडर डालेंगे. उसके बाद 6 बजे को ड्राई फॉडर डालेंगे. उसके बाद ग्रीन फॉडर रात को 8 बजे डालेंगे. एंड ऑफ डिस्प्ले. और ये सोते और उसके ग्रीन फॉडर जब सर ने बोला था ना शाम को डालेंगे, इमीडिएटली मिल्किंग करेंगे. अच्छा, हर दिन जब ये दोनों अभी दूध नहीं दे रहा है, उनका बच्चा बड़ा हो गया. अभी इसका है ना, बच्चे को भी दूध मिलता है ना. हाँ दूध मिलता है. अभी ये नहीं पीता है ना, अभी घास पीता है. ये पीता है ना, इसका जब दूध पी के जोड़ा चोड़ा है वो हम ले देते हैं. समझ गया. इन लोग सोते कब है? रात को ही सोते हैं क्या? ये सोते नहीं है? सोते कम है. वो हमेशा वो 1-2 घंटे 3 घंटे सोएंगे बस. नहीं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है ना, सो एक बार खाते हैं ना, उस फिर निकाल के खाते रहते हैं. दे हैव 2 इंटेस्टाइन होते हैं. हमारे सब एक ही इंटेस्टाइन है. आगे बढ़ते हैं सर. स्टेप फार्मिंग देखते हैं. स्टेप फार्मिंग एक और जरूरी स्टेप प्राकृतिक खेती का. दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल फार्म ही है ये. दिखने में शायद फार्म नहीं लग रहा होगा, बट इसे हम इसलिए एक फॉरेस्ट बोलते हैं, बिकॉज एकदम इसे अनटच रखा गया है. इन नेचर अलाइन करके हम इसको जो पॉसिबल है वो बना रहे हैं. ये एरिया क्या है सर यहाँ पे? सो दिस इज बेसिकली फूड फॉरेस्ट बोलते हैं. यहाँ फ्रूट्स आता है, बट इन बिटवीन ये ऑर्चर्ड ट्रीज हैं. ऑर्चर्ड ट्रीज है. इन बिटवीन वी हैव तूर दाल. अच्छा. टू फिक्स नाइट्रोजन, and we get an amazing harvest. Last year we got an harvest of almost 50-60 kilos. Yeah, more than that. More than that. उससे ज़्यादा था. उससे ज़्यादा था. We eat again dry one 60-70 kilos. 70 kilos we've got. So this is all kinds of fruit trees are there यहाँ पे. So ये लेमन है. ये गोवा है. अच्छा. ऑर्चर्ड पार्ट है ये पूरा आपके. जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था सर, क्लास जो बोर्ड पे समझाए थे, उसमें ये पार्ट मेंशन किया था. हाँ, फ्रूट ऑर्चर्ड है ना. फ्रूट फॉरेस्ट. फूड फॉरेस्ट. समझ गया. So this is all fruit trees. In between nitrogen fixing agaceae you have, which fixes nitrogen, agaceae and tur dal. दोनों नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है. In between you have the fruit trees growing. यहाँ पे भी कुछ प्लानिंग करके डाला है. कितने ट्रीज हैं? वो 5 सुभाष पालेकर जी का 5x5 मॉडल. वो क्या मॉडल, फिर एक बार समरी में बता दीजिए.
So basically, you have the bigger canopy trees in the corners, हाँ and then it goes long like this. Smaller, after 8 feet, you put smaller canopy, उसके बाद smaller, and then root vegetable. East, west, हाँ west bigger trees, हाँ second, third, fourth, fifth, like that, height wise, like coconut, arcanut and first row. Second row will come mango, third row will come lemon, this custard apple, and sapota and all. Fifth round is papaya, हियर ऑल्सो सेम yeah, मॉडल like that. तो यहाँ सर आप प्लांट डालते हो तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो प्लांट ग्रो होगा नहीं होगा, पता चलता है क्या? मतलब ये तो पूरा एक तरीके से वाइल्ड है। Yeah. तो मानो मैं एक प्लांट लाया, यंग प्लांट या बीज यहाँ पे डाल दिया, Yeah. वो कैसे मैं इंश्योर करूँ कि ग्रो होगा भी कि नहीं? कैसे मुझे पता चलता है? हर रोज वही काम है Every ना, 3 months ऑब्जर्वेशन। once. हर रोज सवेरे देखना पड़ता है, कुछ ना कुछ कमी होगा, क्यों कमी है वो देखना, इन्वेस्टिगेट करना है, वो फिक्स करना है। If you touch this like any plants, no, he will release some of the diseased human being. अच्छा, Yeah, मैं पकड़ ही गया था। yeah. Like that, he will speak each tree person. सर देखने को मैं बोलूँ ना तो बहुत रैंडम लगता है, मतलब यहाँ एक पेड़ है, वहाँ एक पेड़ है। वही मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे ऐसा नेचुरल फार्म बनाना हो तो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करना होगा। आप समझ रहे हो? लाइक ऑफ कोर्स आप सर आप, इट लुक्स chaotic, थोड़ा chaotic लगता है, but there is a method to this madness. See, key is that you have to give water, you have to give sunlight, you have to give nutrition. Nutrition comes in the form of nitrogen, and nitrogen comes through all these nitrogen fixing plants. The roots of these plants fix the nitrogen, and the leaves of it you chop and mulch, that gives you nitrogen. Second, Jivamrita gives you that other aspects of the nutrition. यहाँ जीवामृत कैसे देते हैं? हम फिजिकली देते हैं ना, पूरे फॉरेस्ट में? हाँ, पूरे फॉरेस्ट में लेके, बकेट में लेके, हमारा गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो लेके आ जाते हैं। वी हैव अ ट्रॉली, वी हैव अ बाइक कॉल्ड अ क्वाड बाइक, यहाँ पे लाते हो? वहाँ आता है ना, क्वाड बाइक आता है, Cottage fruit happens. दैट दिस थिंग ना, अच्छा, वहाँ लेके, वहाँ से बकेट्स में लेके सबको देते हैं। Weed is most important for soil, like our high, that's why we are walking. No high, we have to depend. Weed is soil erosion will control, moisture will be there, rain will come not falling in the ground, erosion not taking place. And this weed again will mulching. No? सो ये रिमूव, यहाँ से वीड निकाल लेंगे फिर उसी को नीचे डाल देंगे एज मल्च। Mulching. समझ गया सर। देख के लोग को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि हम एक्चुअल में एक फार्म में है, दिखने में जंगल है, और मेरा क्या फीलिंग आ रहा है कि सर ये एक्चुअल में बहुत मेहनत है। क्या इसे हम एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कर भी सकते हैं कि नहीं? हमारा उद्देश्य है कि लोग को प्रमोट करना है नेचुरल फार्मिंग, लेकिन लोग तभी करेंगे जब उनको लगेगा कि इससे मैं एक पैसा कमा सकता हूँ। आपने बताया हाँ एक्सपेंस कम हो जाएगा। सो आपने सही प्रश्न पूछा। कमर्शियल फार्मिंग में आज के मुताबिक 70% एज पर डेटा, राइट, 70-80% ऑफ किसान लोग पैसा नहीं बना रहे हैं। क्यों पैसा नहीं बना रहे हैं? बिकॉज इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है और आउटपुट कॉस्ट में इतना नहीं रिकवर हो रहा है। So if you want to make a business viable, you have to reduce your input costs. So commercial crop में your दिखता सिंपल है क्योंकि आपको सब ऑटोमेटेड है। सीड्स आपको सीड बैंक नहीं चाहिए, दुकान से लेके आते हैं, खाद दुकान से लेके जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन डाल देते हो। हमारे क्या यहाँ पे भी ड्रिप है, और वीड कंट्रोल के लिए भी आप लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आया हुआ है, डाल देते हो। वीड मैट मल्चिंग सब कर देते हो। ऐसा जंगल जैसा नहीं लगता है, वेरी मैनिक्योर्ड रखता है फार्मिंग। बट योर आउटपुट कॉस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है ना, यील्ड आपके कंट्रोल में नहीं है, वो प्रकृति के कंट्रोल में है। पेस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रकृति के कंट्रोल में है। पेस्ट जलाने के लिए कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट हाँ वो कंट्रोल किया तो देन एवरी फार्मर शुड बी रिच आपके लॉजिक पे। करेक्ट। You tasted this one. यप्पा नो सर, I can't take spice, but so One plant. such One nice seed weather. only we planted. Wow. So many seed will come in this. यहाँ प्राकृतिक खेती, फूड जंगल का चिली आप देख सकते हैं। But isn't it? Kitkodre ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆ. This is so nice. ಈ ಮೆಣಸಿನಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ. स्टेप फार्मिंग हमने बोला ना, वो फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में वो सब फ्रूट फॉरेस्ट है,
सब फ्रूट ऑर्चर्ड है, देन ये हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग, तूर दाल सब है। ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ पे पानी आता है, ये सब पर्कुलेट होके यहाँ पे आ जाता है और बारिश के मौसम में ये सो रीजनेबल फुल हो जाता है एंड इट हेल्प्स इन पर्कुलेशन सो दैट द सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। हम शुरू किए थे याद है एम्फी थिएटर के पास जो हाईएस्ट पॉइंट था, अब हम आ गए हैं पॉन्ड के पास, नेचुरल पॉन्ड के पास। खैर इसमें अभी पानी है नहीं, अभी नहीं है, अभी बारिश के मौसम में आ जाएगा। बारिश के मौसम जैसे ही बारिश शुरू होगा पॉन्ड में पानी भर जाएगा। एंड क्या हाइट डिफरेंस है सर, आइडिया है ऊपर और नीचे में? सो मेरे ख्याल से 100 फीट का डिफरेंस होगा, 100 से ज़्यादा होगा। 100-150 फीट से ज़्यादा। माय गॉड। यहाँ पे भी, ये भी हमारे फार्म का है? ये सब हमारे ही है। ये क्या क्रॉप्स लगे हैं? ये भी ये एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये सब रोजवुड है और मल्च, ग्राउंड कवर के लिए, मल्च के लिए ये पुट उर्ली, हॉर्स ग्राम। हम एग्री टूरिज्म के बारे में बात करते हैं सर। यहाँ पे आपके शानदार रूम्स बने हुए हैं, मतलब एकदम नेचुरल तरीके से। ये आपने डे वन से ही प्लान किया था कि यदि मैं एक फार्म बनाऊंगा तो ऐसे कॉटेज रहेगा? अगेन ये ऐसा चीज़ है कि शायद हर किसान ना कर सके, आपका थॉट प्रोसेस क्या था? पहले हमने खुद के लिए बनाए थे, एक झोपड़पट्टी बोलते हैं ना, हमने तुरंत बनाए। जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ खेती बाड़ी करने का, हम ये स्टोन पिलर लेके आए। यहाँ मालूर है एक जगह है, वहाँ से स्टोन पिलर लेके आए, बैम्बू का स्ट्रक्चर का रूफ बना के कोकोनट ड्राइड लीव्स डाल के रख दिया था। और यहाँ हम आके दिन में जब धूप ज़्यादा होता था हम आके रेस्ट करते थे। उसके बाद ये मड ब्लॉक्स में एक दीवार बना दिया और रहना शुरू कर दिया। उसके बाद बहुत लोग आते थे खेती सीखने के लिए, वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए। वो लोग बोलने लगे कि हमें रहने का जगह चाहिए। तब हमने थोड़ा ये प्लान विन लगा के यहाँ पे 3 रूम बनाया, यहाँ पे 3 रूम बनाया, उसके ऊपर एटिक भी है। सो और थोड़ा मॉडर्न एमिनिटीज़ बना दिया, एक थोड़ा वेस्टर्न। ऊपर भी जा सकते हैं? ऊपर भी जा सकते हैं, एटिक है। सो अभी यहाँ पे 10 लोग रह सकते हैं, यहाँ से 10 लोग रखते हैं, दोनों लगा के 20 लोग रह सकते हैं। दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग रहा, और हाँ शायद इसलिए भी क्योंकि वीडियो के अंत तक आते मैंने अपने आंखों में चिल्ली डाल दिया। लेकिन मजाक एक तरफ, आज मैंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात सीखी। नेचुरल फार्मिंग सिर्फ खेती की एक तकनीक नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। ये पहले पैसे कमाने के बारे में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीने के बारे में है। कार्तिक सर और उनकी टीम ने इस लाइफस्टाइल को कॉन्शियसली चूज़ किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए तैयार हैं जो नेचुरल फार्मिंग मांगती है? आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।